तो बेसिकली आज हम लोग टाइप 3 के न्यूमेरिकल्स के साथ डील करेंगे। हमने इससे पहले बकेट वाला प्रॉब्लम किया कि कुछ अगर आप उसमें मार्बल्स डाल दो या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट डाल दो तो कितने हाइट तक पानी लेवल रेज करता है। और दूसरा हमने वो स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन किया जिसमें किसी एक पर्टिकुलर वाटर के या किसी अदर लिक्विड के सोर्स से बहुत तेज़ी से पानी निकल रहा है एक सर्टेन टाइम इंटरवल के लिए और किसी दूसरी जगह वो जा रहा है ना। तो बस आज वहीं से टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए टाइप 3 के क्वेश्चंस में हम लोग मूव करेंगे। अब देखो, आज जो तुमको टाइप 3 के क्वेश्चन सिखाए जा रहे हैं, टाइप 3 के क्वेश्चन से आसान कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस और कुछ भी नहीं मिलेगी। एक बात का ध्यान रखना, टाइप 3 के क्वेश्चंस को समझने के लिए हम लोग एनसीईआरटी का जो 13.3 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 1 इन दोनों को अपना इलस्ट्रेशन लेकर टाइप 3 आज समझेंगे। डन, ओके। तो देखिए ज़रा, ये टाइप 3 आप किसे कहते हो और टाइप 3 आखिर है क्या। तो टाइप 3 के इलस्ट्रेशन के लिए सबसे पहली जो टिप है वो ये कि आपको जो है फॉर्मूलेस वो लर्न होने चाहिए। ठीक है, आपको जो है फॉर्मूलेस लर्न होने चाहिए, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, वगैरह वगैरह। अगर तुमको वो फॉर्मूलेस लर्न नहीं है तो फिर तो भाई गजब हो जाएगा, फिर तो चीज़ें सिर्फ गड़बड़ाएंगी और कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ चीज़ें गलत सलत गलत सलत गलत सलत होने वाली हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है, वैसे तो पूरा एंटायर चैप्टर के लिए फॉर्मूलेस लर्न होने चाहिए, बट टाइप 3 में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये फॉर्मूले तो मैडम क्यूबॉइड वालों के लिए आते हैं। टाइप 3 के क्वेश्चन से तो स्पीयर वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, टाइप 3 के क्वेश्चन से तो सिलेंडर वाला आएगा। टाइप 3 में आपको कोई सा भी शेप, कोई सा भी फिगर दिया जा सकता है, इसीलिए आपको फॉर्मूलेस बहुत अच्छे से बाय हार्ट आपको रटे हुए होने चाहिए। अगर आपको रटे हुए नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर देखो, टाइप 3 के क्वेश्चंस में बेसिकली ये होता है कि शेप 1 जो है, मतलब कोई भी शेप 1 वो बेसिकली कन्वर्ट होती है किसी अदर शेप में, जिसे हम लोग कहते हैं शेप नंबर 2। ठीक है, टाइप 3 के प्रॉब्लम्स में जो शेप नंबर 1 होती है, ये शेप नंबर 1 कन्वर्ट हो जाती है शेप नंबर 2 में। अब मैडम कैसे कन्वर्ट होती है, क्या कोई जादू मंत्र फूकता है क्या, फू फू जादू से कन्वर्ट हो जा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कन्वर्ट करते हो, जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह में कई चीज़ें दिखाई जाती है, DIY, डू इट योरसेल्फ, मतलब एक शेप वाली चीज़ को दूसरे में कुछ कन्वर्ट करना, जो वेस्ट है उसको यूज़ करते हुए कुछ अच्छा बनाना, वगैरह वगैरह, है ना, देखा है ना ये सारी चीज़ें। तो वैसे ही आपको यहाँ पे शेप आपकी कन्वर्ट होती है। मान लेते हैं मेरे पास एक बॉटल है जिसमें कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक बॉटल है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास बॉटल है, इस बॉटल में मान के चलो कोल्ड ड्रिंक रखी है। खैर, ये मान लेते हैं सिलेंड्रिकल शेप है। अब इस पर्टिकुलर शेप के अंदर जो भी मेरी कोल्ड ड्रिंक रखी है, उस कोल्ड ड्रिंक को अगर मैं निकाल कर इस कटोरी में डाल दूँ तो तुम्हें क्या लगता है ये कटोरी की शेप कौन सी है? तुम बोलोगे कि मैडम इस कटोरी की शेप है हेमीस्फीयर। तो इसे कहते हैं बेसिकली शेप कन्वर्ट होना, कि आप किसी ऑब्जेक्ट को, अब वो हो सकता है कोई लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, उससे हमें कंसर्न नहीं रखना है, बट आप किसी लिक्विड को या किसी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देते हो या फिर उसको अलग किसी शेप के कंटेनर में जब डाल देते हो, ये अगर हो सकता है आप उसको रिकास्ट करो, हो सकता है आप उसको रिमोल्ड करो, हो सकता है आप उसको मेल्ट करो, हो सकता है आप उसको बेंट करो, कुछ भी करो, बट अगर एक शेप से दूसरे शेप में कभी कन्वर्ट होने वाला क्वेश्चन दिखा तो समझ जाना कि ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, और टाइप 3 के क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही कंसेप्ट रखना है कि जो वॉल्यूम इनिशियली था, ठीक है, जो वॉल्यूम इनिशियली था बराबर, मतलब जो शेप पहले थी, जो शेप पहले थी इज इक्वल टू जो वॉल्यूम फाइनली हुआ।
ठीक है, जो वॉल्यूम फाइनली हुआ, बस ख़त्म। हो सकता है प्रियांशु ने एक स्पीयर को मेल्ट करके कोन बना लिया, तो आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ये कंसेप्ट है इस टाइप से के प्रॉब्लम का कि रिकास्ट, रीमेल्ट या जो भी आप करो, उस चीज़ का वॉल्यूम पहले कितना था इक्वल टू उसका वॉल्यूम बाद में कितना है, बस बात खत्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आप उसको इग्नोर करते हो तो सवालों में आपको दिक्कत आ जाएगी। सबसे पहली टिप, आपको क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली रीड करना है। क्यों मैडम, क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली रीड करने की क्यों नीड है? देखो, नीड इसीलिए है, जैसे मान लेते हैं प्रियांशु के पास एक कटोरी है, लेट्स से हेमिस्फीयर शेप की, उसने उस एक कटोरी को मेल्ट करके एक सिलेंडर बना लिया, देन इट इज़ वेल एंड गुड, अच्छी बात है। बट अगर प्रियांशु के पास 2 कटोरी होती और उन 2 कटोरियों को वो मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाता, तो आप यहाँ पे जो ये फॉर्मूला लगा रहे हो ना, वी इनिशियल इक्वल टू वी फाइनल, ये गड़बड़ा जाता, फिर आपका ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाता, गड़बड़ा जाता। ठीक है, तो एक्चुअली इस फॉर्मूले में आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो इनिशियल शेप थी, ठीक है, बराबर, जो इनिशियल शेप थी, उस इनिशियल शेप के कितने ऑब्जेक्ट्स थे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑफ इनिशियल शेप। अब इनिशियल शेप क्वेश्चन में कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ये आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और दूसरा आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अब जब आपने उसकी शेप कन्वर्ट कर ली है, तो शेप कन्वर्ट करने के बाद जो नई शेप बनी है, ठीक है, जो आपकी नई शेप बनी है, उस नई शेप वाले आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपके फॉर्मूले में ये चेंज आएगा कि जो आप लिख रहे थे ना, वी इनिशियली इक्वल टू वी फाइनली, इस फॉर्मूले में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। और वो चेंज ये होगा कि आपको उस फॉर्मूले के लेफ्ट साइड जहाँ पे आपने लिख के रखा है वी इनिशियली, वहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से जो इनिशियल शेप में जितने थे, ठीक है, जो इनिशियल शेप में जितने थे, और आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से राइट हैंड साइड में, जो कि रिकास्ट करने के बाद फाइनली है। और इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को आप यूज़ करेंगे, ठीक है, ये आपका कंसेप्ट है जिसको आप यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये वो आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा, ऐसे आप लोगों का क्वेश्चन फिर सॉल्व होकर आपको मिल जाएगा। डन। अब जैसे मान लेते हैं प्रियांशु ने बोला, ठीक है, लेट्स से प्रियांशु ने बोला कि मेरे पास ना 15 पायल है ठीक है, जब प्रियांशु नहीं बोलेगा, खैर वर्दी नहीं बोल रही है, तो वर्दी नहीं बोलती, मेरे पास 15 एंकलेट्स है, पायल, बट मुझको पायल नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे पायल नहीं चाहिए, बराबर, ऐसा वो कहती है कि मुझे पायल नहीं चाहिए। वो चाहती है कि उन पायलों को मेल्ट करके वो क्या कर दे, कुछ चूड़ियाँ वगैरह बना ले। तो लेट्स से वर्दिनी के पास 15 पायल है, सुनार के पास गई, वो बोलेगी भैया मुझे इसकी एक बड़ी सी चूड़ी बना के दे दो। तो हम क्या लिखेंगे कि 15 इनिशियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ठीक है, बराबर जो इनिशियल ऑब्जेक्ट्स है वो वाले, और मल्टीप्लाई में उस तरफ राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फाइनली में हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फाइनली में हम 1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसने सबको मेल्ट कराकर एक चूड़ी में कन्वर्ट कर दिया। तो इसीलिए क्वेश्चन को रीड करना बहुत ही ज़रूरी है कि एक्चुअली आप उस क्वेश्चन में आपके पास इनिशियली कितने ऑब्जेक्ट्स हैं और आपके पास उस क्वेश्चन में कितने ऑब्जेक्ट्स बाद में हैं। इसीलिए क्वेश्चन को रीड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये प्री अज्यूम करके चलोगे कि भैया दोनों तरफ तो एक ही एक होगा, तो उससे कुछ नहीं होगा, उससे से सवाल गलत होगा। खैर, तो फटाफट पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी में 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, प्यारा सा सवाल है ये आप लोगों का। ओके, इस सवाल में हम लोगों को आगे बढ़ना है। क्या बोल रहा है कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल बकेट है, दैट्स वेरी कूल, ठीक है, जो कि 32 सेंटीमीटर हाई है। ओके, लेट्स से मैंने मेरी बकेट ड्रॉ कर ली, नीड नहीं है बकेट वगैरह ड्रॉ करने की, बट मैंने ड्रॉ कर दी। ये मेरे पास बकेट है, ठीक है। इस बकेट की मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है,
मुझे दिया है कि इस बकेट की जो हाइट है, हाइट ये मेरे को दी है 32 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है, ठीक है, ये मेरे को दिया है 18 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि इस बकेट को हमने किससे भर दिया है, इस बकेट को हम लोगों ने फिलअप कर दिया है किससे, सैंड से, रेती इसके अंदर भर दी गई है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, भर दी है यार। ठीक है मैडम, भर दी है रेती। अब आगे क्या करें, रेती भरने के बाद क्या बोल रहा है कि दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड। आपने इस बकेट को एम्प्टी कर दिया ग्राउंड पे, और एम्प्टी करने के बाद आप बोल रहे हो कि इस बकेट के अंदर जो रेती थी, उस रेती से कोन शेप का हीप बन गया। मतलब जब अपन लोग हाइट से कुछ ऑब्जेक्ट्स गिराते हैं ना, तो इस तरीके का कोनिकल शेप बन जाता है। ऐसे कोनिकल शेप का एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो यानी कि पहले आपकी शेप कैसी थी, सिलेंड्रिकल। अच्छा, अब कई लोग बोलेंगे कि मैम रेती की शेप सिलेंड्रिकल थोड़ी ना होती है, बराबर। कई लोगों के दिमाग के अंदर ये तुरंत आ जाएगा कि नहीं मैम, रेती की जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल थोड़ी ना होती है। तो मैं मानती हूँ कि रेती की शेप सिलेंड्रिकल नहीं होती, बट रेती सिलेंडर शेप की बकेट में रखी गई थी ना, राइट। तो जिसकी वजह से एक मिनट, जिसकी वजह से रेती की जो शेप है वो भी सिलेंड्रिकल अपीयर हो रही है। ओके, तो इनडायरेक्टली आपने एक बकेट को कन्वर्ट किया है हीप में, और उस पर्टिकुलर कोनिकल हीप की आपको जो हाइट है, ये हाइट दी हुई है कितनी आपके पास, 24 सेंटीमीटर, है ना। आपको उस पर्टिकुलर हीप का रेडियस पता करना है। आपको उसका रेडियस पता करना है, और आपको उसकी स्लैंट हाइट पता करनी है। अब कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें स्लैंट हाइट वर्ड सुनकर ही हार्ट अटैक आ जाएगा कि अरे यार, स्लैंट हाइट कैसे दे सकती है, ये स्लैंट हाइट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। खैर, तो अभी भूल जाइए कुछ देर के लिए कि स्लैंट हाइट जैसी कोई चीज़ भी आपके पास है। नॉर्मल इंसानों के जैसे अपन बात करते हैं, बाद में जब क्वेश्चन खत्म हो रहा होगा तो मैं समझा दूंगी स्लैंट हाइट क्या होता है। तो पहले तो आप गिवन इन्फॉर्मेशन बड़े ही प्यार से लिखिए। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा फॉर सिलेंड्रिकल बकेट। आपके पास एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी आप लोगों के पास हाइट, ये वाली चीज़ आपको कितनी दी हुई है, 32 सेंटीमीटर। ओके, जिसका आप लोगों के पास रेडियस यानी कि आर, ये कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। दैट्स वेरी कूल। अच्छा, उसके अलावा फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, कि हमको उस हीप के बारे में क्या दिया, फॉर कोनिकल हीप। ठीक है, प्रॉपर तरीके से शेप्स आपको पता होनी चाहिए कि किसकी शेप क्या होती है। तो कोनिकल हीप की अगर हम बात करें तो उसकी जो हाइट है वो कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे उस कोनिकल हीप का रेडियस, ठीक है, ये फाइंड करने को कह रहा है। और उसकी जो स्लैंट हाइट है, खैर स्लैंट हाइट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट स्लैंट हाइट है, मुझे वो भी फाइंड करना है। अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, तो देखो अभी आज की क्लास में हम टाइप 3 पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी दिमाग की बुद्धि चलाओ और मुझे सोच के बताओ क्या ये क्वेश्चन टाइप 2 के जैसा है। तो तुम्हारा दिमाग आएगा कि नहीं मैडम, टाइप 2 का जो क्वेश्चन था ना, उसमें तो अपन कोई ऑब्जेक्ट दूसरे में पुल करते थे, फिर वाटर लेवल या कोई भी लिक्विड का लेवल राइज होता था, फिर हमको ये पता लगाना पड़ता था कि वो कितना राइज हुआ या कितने ऑब्जेक्ट्स गए वगैरह वगैरह। तो ये वैसा क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है। मैंने बोला हाँ यार, ये वैसा क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, देखो ज़रा ये टाइप 2 के जैसा है क्या। तुमने बोला नहीं मैडम, ये टाइप 2 के जैसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि टाइप 2 में स्पीड होती है, यहाँ पे स्पीड नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो मैडम ये तो टाइप 2 के जैसा भी नहीं हो सकता। इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ सिलेंड्रिकल शेप इज कन्वर्टिंग इनटू कोनिकल शेप। तो बेसिकली इस टाइप के जो क्वेश्चन होता है जिसमें एक शेप दूसरे शेप में कन्वर्ट होती है ओनली, ठीक है, जिसमें एक शेप दूसरे शेप में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, कन्वर्ट होती है ओनली। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका होता है कि स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम था, मतलब स्टार्टिंग में जो शेप थी उसका वॉल्यूम, तो स्टार्टिंग में कौन सी शेप थी, बकेट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ दैट बकेट इज इक्वल टू जो बाद में शेप हुई उसके वॉल्यूम के बराबर। यानी कि बाद में कौन सी शेप हुई, कोनिकल हीप, जिसको मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में हीप लिख रही हूँ।
कोनिकल हीप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को तो पता है ना कि हीप कोनिकल शेप का है, बस खत्म। अब वॉल्यूम ऑफ बकेट का फॉर्मूला क्या होगा, पाई। देखो बकेट की शेप कौन सी है, बकेट कभी ये चीख चीख के नहीं बोलेगी कि देखो देखो मेरा वॉल्यूम इतना है, मेरा वॉल्यूम इतना है। उसकी शेप कौन सी है, आपको वो शेप पता होना चाहिए। तो बकेट की शेप होती है सिलेंड्रिकल, इसीलिए हम यहाँ पे सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि कितना होगा, पाई आर स्क्वेयर। अब देखो आर किसका, बकेट का, तो यहाँ नीचे लिखना बकेट, ठीक है, इंटू एच, एच यानी कि एच किसका, बकेट का, तो यहाँ नीचे लिखना बकेट, ठीक है। इस तरीके से हीप कौन सी शेप का है, हीप कोनिकल शेप का है, तो वॉल्यूम किसका लगेगा, कोन का लगेगा। कितना होगा, ये होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा आर किसका, उस हीप का, हाइट किसकी, आपके उस हीप की, तो नीचे लिखते चलना कि किसकी हाइट है भाई, किसका आर है। कई बच्चों की आदत होती है इस तरीके से फॉर्मूला लिखने की, ये ऐसे, फिर पता है यही महान बच्चे ऐसे ऐसे आर स्क्वायर काट भी देते हैं। क्यों मैडम, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ ही तो आर स्क्वायर था ना, इसलिए हमने काट दिया। इसीलिए बोल रही हूँ नीचे लिखते चलना कि वो आर किसका है, हाइट किसकी है, इससे आपको भी पता चलता जाएगा कि अच्छा उनको काटना है कि नहीं काटना है। क्योंकि एक आर अगर बकेट का है और दूसरा आर अगर हीप का है, तो भाई उनको क्या काटोगे, क्या बोल के काटोगे, उन्हें नहीं काट सकते आप, ठीक है। हाँ आप पाए काट सकते हो दोनों तरफ से, तो ये आपने पाए काट दिए। अब चुपचाप सिर्फ वैल्यूज पुट करो। क्या आपको बकेट का रेडियस दिया है, तो हाँ रेडियस दिया है 18 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 18 का स्क्वायर। क्या आपको बकेट की हाइट पता है, 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 32 इक्वल टू 1/3 वैसे का वैसी इनटू, क्या आपको उस कोनिकल हीप का रेडियस पता है। तो तुमने मुझे कहा कि नहीं मैडम मुझे उस कोनिकल हीप का रेडियस नहीं पता, मैंने बोला कोई बात नहीं, उसको वैसे ही छोड़ दो। क्या तुमको उस कोनिकल हीप की हाइट पता है, तो तुमने बोला यस मैडम 24 सेंटीमीटर। ध्यान रखना लेफ्ट साइड राइट साइड आप लोगों की क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आप लोगों की सेम होनी चाहिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड, एकदम ध्यान रखना उनकी यूनिट्स। आप क्या करते हो, अच्छा लेफ्ट साइड वाली सब सेंटीमीटर में है ना, हाँ ठीक है ठीक है, राइट साइड वाली वो तो मीटर में है, क्या फ़र्क पड़ता है मैडम, राइट वाली तो राइट में रहेगी। ऐसा नहीं, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए, दैट्स सिंपल। अच्छा डू नॉट डू कैलकुलेशंस, ये दूसरा नियम, कभी कैलकुलेशन मत करना। चाहे मैं कितना भी बोलूँ, लेकिन मुझे पता है तुम में से कुछ ना कुछ लोग मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे ही करेंगे। मत करो, तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारा है, ये बात हम जानते हैं कि कैलकुलेशंस करने के बाद क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, इसीलिए बोल रही हूँ मत करो, ठीक है, इसीलिए बोल रही हूँ मत करो, एकदम मत करो, ठीक है। अच्छा तो मैडम क्या करें, आप सिंपली 18 के स्क्वायर को 18 इंटू 18 इंटू 32, ये 3 अगर इधर चला जाएगा तो ये ऊपर में 3 आ जाएगा, 24 नीचे आएगा तो ये 24 नीचे आएगा, बस आप इतना करके छोड़ो। और अब जितना काट सकते हो अब काटो, बट नेवर डू कैलकुलेशंस। तुम्हें मजाक लग रहा होगा कि यार ये कैलकुलेशंस करने को उसे मना कर रही है, बट सही में ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमने देखा है कि जब जब बच्चा कैलकुलेशन करने के में मरता है बहुत बुरा मर जाता है। मत करो, काटो। ओके 6 3 ज़ा 6 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 8 ज़ा, एग्री, बिल्कुल एग्री। अच्छा अभी भी तुम लोगों को मस्ती आती है कि मैडम चलो फिर से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मैंने क्या कहा, डू नॉट डू मल्टीप्लिकेशन, डू नॉट डू। ओके ठीक है नहीं करते हैं। क्या बचा आपके पास, 3 इंटू 18 इंटू 8 इंटू 3 इक्वल टू आर स्क्वेयर हीप। लेकिन मैडम अगर आपको आर निकालना है तो आपको सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तभी तो आप आर निकाल पाओगी। कई लोगों का ये सोच है। ऐसा तुम्हें किसने कहा कि मुझे आर निकालने के लिए, स्क्वायर रूट करने के लिए मुझे पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 9th क्लास में आप सभी ने हीरोन्स वाला चैप्टर पढ़े हैं ना। हीरोन्स वाले चैप्टर में जो इतने बड़े बड़े नंबर्स होते थे, क्या उतने बड़े बड़े नंबर्स को आप कभी मल्टीप्लाई करते थे? सोचो ज़रा, नहीं करते थे। तो फिर आर कैसे निकलेगा? आप स्क्वायर रूट लो, ठीक है, आप क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट तो लेना ही है, आप स्क्वायर रूट ले लो।
तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो राइट हैंड साइड में जो आर स्क्वायर है वो तो आर बन जाएगा, और बाजू में जो नंबर्स है उनके ऊपर आ जाएगा इस तरीके से अंडर रूट। तो आपका जो 18 है उसको आप क्या लिख सकते हो, 9 × 2। आपका जो 8 है आप उसको क्या लिख सकते हो, 4 × 2। अब आप, मुझे लगता है कि 9th क्लास का हेरॉन्स आपके दिमाग में आगे आ गया होगा, और मुझे लगता है कि अब तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि ये 9 को अगर आप रूट के बाहर लेकर आओगे तो 9 आपका क्या बन जाएगा, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का, तो मैडम 3 बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप इस 4 को रूट के बाहर लाओगे तो 4 रूट के बाहर आके क्या बन जाएगा मैडम, 2 बन जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये बन गया 2। अब अंडर रूट में क्या बचा, अंडर रूट में ये वाला 3 बच गया, ये वाला 2 बच गया, ये वाला 2 और ये वाला 3 बच गया। बाकी जिनका तो परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है वो लोग तो बाहर आ गए। अच्छा, 3 2 जा बाहर आके कितना हो जाएगा, 6। लेकिन जो लोग अभी रूट के अंदर है उनसे डरो मत, उनसे घबराओ मत कि अरे मैडम ये तो रूट के अंदर है, हाय 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 हाय, ऐसा नहीं है। उनकी दो दो की जोड़ी बन रही है, याद करो, 9वीं कक्षा में आपको सिखाए हैं सारा काम। जिन 2 लोगों की जोड़ी बन जाए वो लोग बाहर आके रूट में बाहर आ जाते हैं। एक 3 की भी जोड़ी बन रही है, वो भी बाहर आ गया, रूट में कुछ बचा ही नहीं, तो रूट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है जब रूट में कुछ नहीं बचा। तो अब तो मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो इससे रेडियस ऑफ हीप आपके पास कितनी आ गई, 36 सेंटीमीटर, ये आ गई आपके पास रेडियस ऑफ हीप। हमेशा कैलकुलेशन ऐसी ही करना, ठीक है, हमेशा। इसमें एक ऐसा है, आप जैसी आदत डालोगे ना, फ्यूचर में जब आपके पास कोई ऐसा सवाल अगर आ गया जिसकी कैलकुलेशन सही में दमदार है, जिसके नंबर्स सही में बहुत गंदे हैं, तो ऐसे गंदे नंबर्स के साथ आपको डील करने में दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज मैं बता दूं, उन गंदे नंबर्स की कैलकुलेशंस में गोल 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 घूमते ही रह जाओगे और आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि मैडम आपने जो तरीका बताया इससे आसान तो मैं कैलकुलेशन से कर लेता, बट मैंने क्या कहा, आदत जैसी डालोगे वैसे ही बनोगे, ठीक है। तो इसीलिए आदत कैसी डालो कि यार मैं कैलकुलेशंस को, चीज़ों को अवॉइड करूँगा, एंडिंग तक मैं अवॉइड करूँगा, ठीक है, जब तक मेरे को आखिरी में स्टेज ना पहुँच जाए कि यार अब तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास रेडियस आ गया। अब आपको क्या निकालना है, स्लैंट हाइट। तो देखो कोन, ये जो स्लैंट हाइट वाला कंसेप्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये कंसेप्ट कोन के इसमें है, कोन के अलावा ये कंसेप्ट और कहीं भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि मैडम अगर आप एक हीप की बात कर रहे हो और हमको ये पता है कि हमारी जो हीप है वो कोनिकल हीप है, तो स्लैंट हाइट का कंसेप्ट ये है कि L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला जो कि आपने ऑलरेडी 9th क्लास में इसको पढ़कर रखा है। अब आपको R कितना दिया है, 36, तो यहाँ आएगा 36 का स्क्वायर। आपके पास हाइट कितनी दी हुई थी हीप की, ध्यान रखना हीप की हाइट पुट करना, किसी और की हाइट मत पुट कर देना, हो जाती है गलती, मैंने देखा है, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, तुम लोग 10th पहली बार दे रहे हो, मैं 10th पहली बार नहीं दे रही हूँ, मैं हर साल हर बैच के साथ मैं 10th देती हूँ, हर साल हर बैच का हम लोग कॉपी चेकिंग करते हैं, हमको ये चीज़ पता है कि एक स्टूडेंट मिस्टेक क्या करता है। और मैं एक और बता दूं, यहाँ पे एक और मिस्टेक पॉइंट होता है एक स्टूडेंट से, वो मिस्टेक पॉइंट सुन लो जरा ध्यान से, वो क्या रहता है, जैसे कल को लिखा है a का स्क्वायर और कल को लिखा है b का स्क्वायर, तो वो लोग पता है क्या लिखते हैं, वो लोग लिखते हैं a प्लस बी और फिर उसका स्क्वायर, मतलब वो a और b को पहले ऐड कर लेंगे, फिर ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो उसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो ये होता है दूसरा मिस्टेक पॉइंट, मतलब पहला मिस्टेक पॉइंट जो आपको यहाँ नहीं करना है, आपको यहाँ पे इंडिविजुअली स्क्वायर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो खैर 24 का स्क्वायर तो एक बहुत ही फेमस नंबर है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, 25 तक के स्क्वायर्स तो याद होने ही चाहिए। तो 36 का भले ही होना हो, तो 36 का खैर मुझको तो पता है 1296, 24 का भी मुझे पता है दैट इज़ 576। तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो जो नंबर आएगा दैट इज़ 1872, ये वैल्यू आई L स्क्वायर की। अब मुझे L निकालना है, तो मुझे ऑब्वियस है कि 1872 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब कैसा है, ये जो 1872 का जो स्क्वायर रूट है, ये आप हो सकता है कई लोगों को स्क्वायर रूट याद भी हो,
ठीक है मैडम, ये मेरे को याद है। कई ऐसे हैं जिनको याद ना हो, तो ऐसे केस में जब आपके पास कोई एक ऐसा नंबर आ जाए जिसका स्क्वायर रूट आपको याद नहीं है, तो आप लोगों की हेल्प करता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि आपने क्लास 8 में सीखा है। अगर कोई ऐसा है जो क्लास 8 की लॉन्ग डिवीजन मेथड से किस तरीके से स्क्वायर रूट निकालते हैं वो निकालना भूल गया है, तो मुझको मैसेज करना। मैंने क्लास 8 वालों को पढ़ाया है, संडे के दिन मैं तुमको वो चीज़ें दे दूंगी। तुम संडे के दिन ये क्लास 8 वाले बच्चों के पास से सीख कर ये स्क्वायर रूट निकालना सीख सकते हो। याद होगा तुम्हें ऐसी दो दो की जोड़ी बनाते हैं, है ना, शायद याद आ रहा हो। खैर, तो अगर तुमको याद नहीं आया तो ये एक तरीका होता है, दिस इज मेथड नंबर 1। इससे आपका आंसर एग्जैक्ट पॉइंट्स में आता है, ये होता है मेथड नंबर 1। और एक होता है मेथड नंबर 2, जो कि अगेन मैंने 9th क्लास में सिखाया है और आपने भी 8th क्लास में सीखा है। वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि आप इस 1872 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो और दो दो की जोड़ियाँ बनाते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट मतलब दो की जोड़ियाँ। जैसे चलो मैं करके दिखा देती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन से, क्योंकि सबसे इजी मेथड है। 2 यहाँ 9, यहाँ 3, यहाँ 6, फिर यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ आपका 8, उसके बाद यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अच्छा ठीक है मैडम, यहाँ तक तो क्लियर है। फिर अब 234 आ गए ना, 2 उसके बाद 1, फिर एक और बार 1, फिर एक और बार 7। ओके ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद 117, ये किससे डिवाइड होगा? लो अटक गई गाड़ी। 13 के टेबल से डिवाइड होता है, तो 13 इंटू 9। फिर उसके बाद 3, ये 3, फिर ये 3, ये 3। अब दो दो की जोड़ियाँ बनाओ। इन दो की जोड़ी मतलब एक बार 2, इन दोनों की जोड़ी मतलब एक बार 2, इन दोनों की जोड़ी मतलब एक बार 3, और इस बेचारे की कोई जोड़ी नहीं है, यानी कि अंडर रूट में ये वैसे का वैसे। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो आंसर विल बी 12√13L। यूनिट डाल देंगे तो सेंटीमीटर। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं अगर आपको एग्जैक्ट पॉइंट में आंसर कैलकुलेट करना है आपके स्क्वायर रूट का। ठीक है, तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करिए, या फिर कई बार हमको क्वेश्चन जिनका स्क्वायर रूट आप निकालते हो वो पहले से पॉइंट में दिए होते हैं, जैसे 12.29 का स्क्वायर रूट निकालो, पहले से पॉइंट में दिए होते हैं। तो अगर पहले से पॉइंट में दिया हुआ है तो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज़ करना पड़ता है। बट अगर कोई चीज़ आपको ऐसी दिख रही है क्या इसका तो प्राइम फैक्टराइजेशन आसानी से किया जा सकता है, तो आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, खैर इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन मैं तुम्हारे लिए लिखने को छोड़ रही हूँ। लास्ट लाइन तुमको लिखनी है कि देयरफॉर रेडियस ऑफ हीप इज इतना 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 वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट लाइन पे आधे मार्क्स रहेंगे जब आप कॉपी चेकिंग करेंगे तो। ठीक है, अभी इसी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से अब एक काम करते हैं, हम एक और क्वेश्चन उठाते हैं जो सेम इसी टाइप का है। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 में। क्या बोल रहा है कि आपके पास एक मेटालिक स्पीयर है। ओके, यानी कि आपके पास इनिशियली क्या है, एक शेप है। वो कौन सी शेप है? वो एक स्पीयर वाली शेप है। ठीक है, इस स्पीयर का आपको रेडियस कितना दिया हुआ है? 4.2 सेंटीमीटर। ओके ठीक है, दिया है। फिर आपने क्या किया, इस स्पीयर को मेल्ट किया, पिघला दिया भट्टी में ले जाकर। फिर आपने इसको रिकास्ट किया, मतलब एक नई शेप में कन्वर्ट किया, और उसके बाद जो नई शेप आपने इसको दी दैट इज सिलेंडर। ठीक है, आपने जो नई शेप इसको दी दैट इज सिलेंडर, और जो नई शेप का सिलेंडर बना उस नई शेप के सिलेंडर का रेडियस जो है वो है 6 सेंटीमीटर। लेकिन जो नई शेप का सिलेंडर बना उसकी हाइट हमको नहीं पता, यानी कि इनडायरेक्टली वो इस क्वेश्चन में आपसे नए वाले शेप का जो सिलेंडर बना है उसकी ये बेसिकली क्या पूछना चाह रहा है? हाइट। तो ये क्वेश्चन भी उसी कैटेगरी का है। इसमें आपकी एक शेप कन्वर्ट हुई है दूसरी शेप में, बल्कि यहाँ तो क्लियरली बोला गया है कि रिकास्ट, मेल्ट, ये सारे शब्दों का प्रयोग। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे? सिंपल। अच्छा, पहला तो आप ये डिसाइड करिए क्वेश्चन पढ़कर कि स्टार्टिंग में आपने कितने स्पीयर्स को मेल्ट किया।
तो मैडम स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ बताया नहीं है कि एक स्पीयर मेल्ट हुआ है कि 2 स्पीयर मेल्ट हुआ है। तो जब ऐसा बताए नहीं ना कि कितने स्पीयर मेल्ट हुए हैं, तो मान कर चलना कि एक ही को मेल्ट किया है। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पढ़ के जरा ये आइडेंटिफाई करो कि कितने नए सिलेंडर बने। तो मैडम क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ बताया नहीं है कि नए कितने सिलेंडर बने। तो जब ऐसा क्वेश्चन में नहीं बताया जाए कि कितने सिलेंडर बने, तो मान के चलो कि एक ही सिलेंडर बना है। यानी कि यहाँ पे चाहे इनिशियल शेप हो या चाहे फाइनल शेप हो, दोनों के लिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 1 1 1 है। तो ऐसे में तो ये ज़्यादा माथापच्ची वाला सवाल है ही नहीं, सीधा सीधा आएगा वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। खत्म, सवाल ही खत्म। नेक्स्ट स्टेप में आपको बस क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। स्पीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर किसका, स्पीयर का, तो नीचे लिखना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर। आर किसका, सिलेंडर का, तो नीचे लिखना। इनटू हाइट, तो यहाँ पे एच किसका, आपके सिलेंडर का। ये इस तरीके से। अब जैसा कि हम जानते हैं पाई और पाई बड़े ही शिद्दत से कट जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। उसके बाद अब आप वैल्यूज पुट करिए। तो देखो स्पीयर का रेडियस आपको कितना दिया है क्वेश्चन में, 4.2। तो आप यहाँ पे पगली जैसे 4.2 का क्यूब मत लिखना, क्यूब मतलब 3 बार। तो आप ऐसा लिख दो 4.2 मल्टीप्लाई बाय 4.2 मल्टीप्लाई बाय 4.2 इक्वल टू आर स्क्वायर, किसका, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का रेडियस कितना है, 6। तो 36 मत लिख देना, इसको लिखना 6 × 6। हाइट सिलेंडर की हमको नहीं पता, यही तो भैया हमको निकालने को बोला है। अब नंबर आप एक तरफ कर लीजिए, वेरिएबल आप एक तरफ कर लीजिए। तो 4/3 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, और वो जो 6 × 6 × 6 है वो 6 × 6 × 6 यहाँ आ गया, इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर। अब देखो कैसे होगी कैंसिलेशन, कैसे होगी कैंसिलेशन। बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, अगर बेसिक मैथ्स नहीं आती ना तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। अगर मैं चलो 2 के टेबल से भी काटूं, जो कि मैं पर्सनली 2 के टेबल से नहीं काटूंगी, मैं काटूंगी 6 के टेबल से। 6 1 जा 6, ठीक है, 6 7 जा 42। अब क्योंकि ये 42 नहीं है, पॉइंट है, तो ये आएगा 0.7। वैसे ही 6 1 जा 6 और ये 0.7, समझ रहे हो। वैसे ही अब 3 और 42 को काटना है, तो 3 के टेबल में 42 आता है क्या, बिल्कुल आता है। 3 1 जा और ये हो जाएगा 1.4। तो अब इतनी कैंसिलेशन करने के बाद मेरे पास डिनोमिनेटर में कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ कट गया। हाँ, बट मेरे पास जो 1.4 है उसको मैं लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, 1.4 को मैं लिख सकती हूँ 14/10। जो मेरे पास 0.7 है उसको मैं लिख सकती हूँ 7/10। जो अगेन एक और 0.7 है उसको लिख सकते हैं 7/10 इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर। अब कई ऐसे बच्चे हैं जो बोलेंगे कि मैडम 2 के टेबल से चलो इसको काट दें। कभी मत काटना। अगर ऊपर नीचे का 0 कट रहा है अच्छी बात है, अदरवाइज कभी मत काटना। फालतू के काट के ना कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लंबी हो जाती है, टाइम टेकिंग हो जाती है। फिर क्या करें, आप मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर को। 10 10 10 आपका क्या बिगाड़ेंगे, आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 7 जा कितना होता है, 49 होता है। 49 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 14 से, वो हो गया। फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 4 से, तो आंसर आएगा 2744 और नीचे आंसर आएगा 1000। अब जैसा कि बहुत ही बेसिक लेवल की जो मैथमेटिक्स है, वो बेसिक लेवल की आप मैथमेटिक्स जानते हो, तो उस बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स आपसे क्या कहती है कि अरे देख 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 नीचे 3 0 है, तो चलो बड़े मज़े से पीछे से 3 नंबर बाद पॉइंट लगा दें, तो यहाँ से आपका हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। इसीलिए बोल रहे थे कि आप नीचे वो जो 1000 है उसका कैंसिलेशन मत करिएगा। तो इस टाइप के सवाल बहुत ही ज़्यादा फेमस रहेंगे, ध्यान रखना, कि जिसमें आप एक शेप को दूसरी शेप में बेसिकली क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, आप एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट कर रहे हो। तो पहला सिंपल सोबर सा कंसेप्ट है, इनिशियल वाला वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वाला वॉल्यूम। बट इस कंसेप्ट को लगाते वक्त बस इस बात का ध्यान रखना कि दोनों तरफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर 1 1 है, तो अगर दोनों तरफ ऑब्जेक्ट्स 1 1 नहीं है तो फिर आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ स्पीयर्स, फिर नंबर ऑफ सिलेंडर्स, फिर जितने नंबर ऑफ स्पीयर्स होंगे उनको वॉल्यूम ऑफ स्पीयर के बाजू में लिखेंगे, इस तरीके से।
है ना, मतलब डायरेक्ट से वॉल्यूम से फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने सिलेंडर टू कोन बताया है तो एग्ज़ाम में कोई भी या अदर सवाल में सिर्फ सिलेंडर टू कोन वाली ही एक पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। कोई भी शेप, कैसी भी शेप किसी भी दूसरी शेप में कन्वर्ट आराम से की जा सकती है, बस इस बात का ध्यान रखना। कोई भी शेप किसी भी अदर शेप में बहुत आराम से कन्वर्ट की जा सकती है, बहुत आराम से। ओके, तो बस फिलहाल अभी इस डिस्कशन को हम लोग यहाँ पर रोकते हैं। इसके आगे की क्लास को अब हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।